स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बनाएं कि आपको बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आपको ये बताना है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ए बाणभट्ट, बी माघ, सी भारवी और डी श्रीहर्ष। तो आपको बताना है कि किस संस्कृत के कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयोग जो है वो हुआ है। तो हुआ है कवि माघ के लिए। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा पहले का। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा नाटक जो है वो भास के द्वारा रचित नहीं है। ए मृक्षकटिकम, बी उरुभंगम, सी दूतवाक्यम और डी मध्यम व्यायोग। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नाटक इसमें जो है वो भास कवि के द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। तो भास कवि के द्वारा जो रचित नाटक नहीं है वो मृच्छकटिकम नहीं है, चूँकि ये शूद्रक के द्वारा रचित रचना है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा दूसरे का। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। ये कितने नहीं, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। ए कह रहा 8, बी 12, सी 10 और डी 9। तो आपको ये बताना है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। 8 थे, 12, 10 या 9। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कुल 8 थी। विकल्प ए जो है वो तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथे में कह रहे कि सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। ए कह रहा बसंती, बी मायादास की माड़ी, सी कुंतो और डी समय सरगम। तो आपको ये बताना है कि सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है। ए बसंती, बी मायादास की माड़ी, सी कुंतो और डी समय सरगम। तो ये हमें मिलता है मायादास की माड़ी। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर पांचवा करें कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। फिर से एक बार प्रश्न सुने। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। ए मैलांचल, बी जुलूस, सी परती परिकथा और डी कलंक मुक्ति। तो आपको रेणु के उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदुओं की दारुण कथा का चित्रण किया गया है। तो इस उपन्यास का नाम है जुलूस। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 5वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 6वां। कह रहा है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि पुष्पदंत जो है वो किस शताब्दी के कवि हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी और डी 11वीं शताब्दी। तो आपको ये बताना है कि पुष्पदंत जो है वो किस शताब्दी के कवि हैं। 8वीं शताब्दी के हैं, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के या 11वीं शताब्दी के। तो पुष्पदंत का समय जो है वो 10वीं शताब्दी है। विकल्प सी जो है 6वें का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां के प्रति प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ए कह रहा है पर पीड़न रति ग्रंथि, बी कह रहा है इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी कह रहा है आत्मपीड़न रति ग्रंथि और डी कह रहा है कि इडिपस ग्रंथि। तो आपको ये बताना है कि युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां के से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पर पीड़न रति ग्रंथि के रूप में, इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में, आत्मपीड़न रति ग्रंथि के रूप में या एडिपस ग्रंथि के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जो है वो 7वें का उत्तर सही हो जाएगा। इसे जो है इलेक्ट्रा
इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। तो सातवें का विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 8वें में। 8वें में कह रहा है कि काव्य की रीत सिखी सुखबिन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं। तो आपको बताना है कि ये जो काव्य पंक्ति है इसके रचयिता कौन है। ए केशवदास, बी मतिराम, सी पद्माकर और डी भिखारीदास। तो आपको ये बताना है कि काव्य की रीति सिखी सुखबिन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि कौन हैं। केशवदास हैं, मतिराम हैं, पद्माकर हैं या भिखारीदास हैं। तो इस जो काव्योक्ति है इसके कवि जो हैं वो भिखारीदास हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 9वां। 9वां कह रहे कि हरि रस पिया जानिए, जे फिरे नाही तन की सार, कबहु न जाय खुमार, मैं मनता घूमत इन मैं मनता घूमत, इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि जो काव्य पंक्ति है इसके कवि कौन हैं। ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रसखान और डी नंददास। तो नए में आपको बताना है कि यह जो है वो किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि देव कवि की रचना है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो देव कवि की है। ए काव्य निर्णय, बी रसराज, सी श्रृंगार निर्णय और डी भाव विलास। तो आपको ये बताना है कि देव कवि की रचना इसमें से कौन सी है। काव्य निर्णय है, रसराज है, श्रृंगार निर्णय है या भाव विलास है। तो अगर सवाल नंबर 10वें का उत्तर देखा जाए तो इसमें जो रचना है भाव विलास यह देव की रचना है, जबकि रसराज जो है वो मतिराम की रचना है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये दोनों जो है वो भिखारी दास की रचनाएं हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि बाली को सपूत, कपिकुल पुरहूत, रघुबीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। आपको बताना है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है वो किस रचनाकार की हैं। ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सेनापति और डी मतिराम। तो 11 में आपको ये बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं वो सेनापति की हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है। आपको ये बताना है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है। ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी साधारण वाक्य और डी उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। संयुक्त है, मिश्र है, साधारण वाक्य है या उद्देश्यवर्धक वाक्य है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब 13 में कह रहा है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो 13 में आपको क्या बताना है। 13 में आपको ये बताना है कि सखी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन हैं। ए कह रहा है हित हरिवंश, बी कह रहा है वल्लभाचार्य, सी कह रहा है कि स्वामी हरिदास और डी कह रहा है कि मध्वाचार्य। तो 13 में आपको बताना है कि 13 का उत्तर क्या होगा। तो 13 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी स्वामी हरिदास। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। ए कर विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली और डी हनुमान बाहुक। तो आपको ये बताना है कि तुलसी की अंतिम रचना कौन है। तो तुलसी की अंतिम रचना जो है वो हनुमान बाहुक को माना जाता है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। और कहीं कहीं जो है ये कवितावली के किष्किंधा कांड का एक भाग भी माना जाता है, जबकि कुछ लोग जो है इस रचना को एक स्वतंत्र रचना जो है वो मानते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि मृगावती किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि मृगावती किसकी रचना है। ए उस्मान, बी कुतुबन, सी मंझन और डी जायसी। तो आपको ये बताना है कि मृगावती जो है वो किसकी रचना है। उस्मान की है, कुतुबन की है, मंझन की है या जायसी की है। तो मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहा है कि सिंहनी की गोद से छिनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस रचना से ली गई हैं। ए अंधेरे में, बी जागो फिर एक बार, सी कालिदास और डी बादल राग। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस रचना से ली गई हैं। तो ये पंक्ति जो है वो जागो फिर एक बार से ली गई हैं, कविता की पंक्ति हैं और इसके लेखक जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। 17 में कह रहा है कि शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि शब्द शक्ति के विषय में यह कहा गया कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। तो आपको ये बताना है कि शब्द शक्ति के संदर्भ में ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी देवकवि और डी चिंतामणि। तो ये कथन जो है वो देव कवि के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है 17 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो मतिराम का नहीं है। ए रसराज, बी रस विलास, सी ललित ललाम और डी छंद सागर। तो 18 में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो मतिराम के द्वारा लिखित जो है वो नहीं है। रसराज, रसविलास, ललित लाम या छंद सार। तो 18 का विकल्प क्या हो जाएगा? 18 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। रस विलास मतिराम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह चिंतामणि की रचना है और यह भानुदत्त के रस मंजरी का अनुवाद है। सवाल नंबर 19 में कह रहे हैं कि दब शहाव पयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत भाषा में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो आपको 19 का ये बताना है कि दब शहाव पयास को गाथा या साहित्य की प्राकृत भाषा में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ए बररुचि, बी देवसेन, सी पुष्पदंत और डी माइल धवन ने। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है वो रूपांतरित किया है। बररुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने या माइल्य ध्वनि धवल ने। तो इसको जो रूपांतरित किया है वो माइल्य धवल ने जो है वो रूपांतरित किया है। तो 19 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहा है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है? आपको ये बताना है कि चंडी चरित्र किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ए गुरु गोविंद सिंह, बी भूषण, सी लाल कवि और डी सूदन। तो आपको बताना है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहे कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी, त्यों तो धंसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। ए नंददास, बी सूरदास, सी सत्यनारायण कविरत्न और डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 21 का उत्तर आपको बताना है कि 21 का उत्तर क्या होगा। नंददास होगा, सूरदास होगा, सत्यनारायण कविरत्न या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका उत्तर जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। विकल्प डी जो है 21 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं 22वें सवाल पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है? तो आपको ये बताना है कि किस गद्य कृति का निर्माण जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है। ए भाषा योग वशिष्ठ, बी भाषा पद्म पुराण, सी नासिकेतोपाख्यान और डी दृष्टांत सागर। तो 22 में आपको ये बताना है कि किसका निर्माण जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है। सवाल नंबर 22 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। विकल्प सी सदल मिश्र के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 23 में बताना है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपको 23 में ये बताना है कि निसहाय हिंदू उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। ए श्रीनिवास दास, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट और डी राधाचरण गोस्वामी। तो 23 में आपको ये बताना है क्या? 23 में ये बताना है कि ये उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 23। तो ये राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखित है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर 23 का क्या होगा? सही हो जाएगा।
आते हैं सवाल नंबर 24वें में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो श्रीनिवास दास का नहीं है। ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी महारानी पद्मावती, सी तप्ता संवरण और डी संयोगिता स्वयंवर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो श्रीनिवास दास का नहीं है। सवाल नंबर 24। तो इसमें जो नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है वो महारानी पद्मावती नहीं है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, जबकि बाकी सभी जो है इनके द्वारा लिखित है। 25 में बताना है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा रज्जा नहीं है, राजा, ये क्या है, राजा, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया। तो आपको ये बताना है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया। ए कह रहा है 1862 ईस्वी में, बी कह रहा 1880 में, सी कह रहा 1876 में और डी कह रहा है 1881 में। तो आपको ये बताना है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था। सवाल नंबर 25। तो किया था 1862 में। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो आपको ये बताना है कि प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित भारतेंदु के द्वारा लिखित कौन सा नाटक है। ए अंधेर नगरी, बी विशस्य विश्वमौषधम, सी भारत दुर्दशा और डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो 26 का उत्तर आपको बताना है कि 26 का उत्तर क्या होगा। कौन सा नाटक जो है प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। तो उसका नाम है भारत दुर्दशा। विकल्प सी जो है उत्तर 26 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े थे। आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कार्य से जुड़े थे। ए ब्राह्मण, बी सरस्वती, सी कवि वचन सुधा और डी हिंदी प्रदीप। तो आपको 27 में ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किसके संपादन कार्य से जुड़े थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप के संपादन कार्य से जुड़े थे। विकल्प डी जो है उस 27 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28 में। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। तो 28 में ये बताना है कि कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। ए प्रिय प्रवास, बी अग्निलेख, सी भ्रमरदूत और डी अंधा युग। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। प्रिय प्रवास, अग्निलेख, भ्रमरदूत या अंधा युग। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा। 28 का उत्तर विकल्प बी जो हो जाएगा। अग्निलेख राम कथा पर नहीं कृष्ण कथा पर नहीं बल्कि राम कथा पर आधारित है। किस पर है, राम कथा पर आधारित है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29। कह रहा है कि समय के पास समय है, किसकी रचना है। समय के पास समय है, ये किसकी रचना है। ए मंगलेश डबराल, बी अरुण कमल, सी अशोक वाजपेयी और डी गीत चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि समय के पास समय है, ये किसकी रचना है। मंगलेश डबराल की है, अरुण कमल की है, अशोक वाजपेयी की है या गीत चतुर्वेदी की है। तो समय के पास समय है रचना जो है वो अशोक वाजपेयी की है। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये इनका काव्य संग्रह है। बात करते हैं सवाल नंबर 30वें की। 30वें में कह रहा है कि अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने असुर सलित से समस्त धो डाला। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा रचित हैं। ए मैथिली शरणगुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी नरेंद्र शर्मा। तो 30वें में आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा रचित हैं। तो ये पंक्तियाँ जो है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।